हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 27, दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। ऑलरेडी 1 to 26 चैप्टर्स हम लोग डिटेल में देख चुके हैं आपकी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सर की जो है लेटेस्ट 7th एडिशन के। ये 1 to 26 चैप्टर्स जो हैं उसके रिगार्डिंग आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और इस चैनल पे आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी मिलेगी, जिसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है चैप्टर्स में तो रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका टाइटल है जुडिशियल रिव्यू, चैप्टर नंबर 27। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। देखिए जुडिशियल का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जुडिशरी की बात हो रही है, न्यायपालिका की बात हो रही है। रिव्यू मतलब वही कहीं ना कहीं क्या करेगी, रिव्यू करेगी। तो रिव्यू करने का मतलब क्या होता है, चेक करना उसको। तो चेक किसके अकॉर्डिंग करना है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना है। किसको चेक करना है, तो चेक करना है लॉज को। अलग अलग लॉज बनाए जाते हैं किसके द्वारा, भाई लेजिस्लेचर के द्वारा। उस लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। यानी रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर जो हैं ये एग्जीक्यूटिव इशू करते हैं, लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को चेक करना यानी कि रिव्यू करना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट वेदर दे आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये जो प्रोसेस है उसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। ऑलराइट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि भाई ये जो लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन लोगों ने जो लेजिस्लेशंस बनाए हैं, जो ऑर्डर्स पास किए, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लॉज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं, तो उसको चेक करने की पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इसी पावर को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक्सप्लिसिटली, याद रखना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली मेंशन की गई है वेरियस आर्टिकल्स के अंदर, जो कि हम देखेंगे। तो इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर जुडिशियल रिव्यू तो समझ आ गया, पर ये जुडिशियल रिव्यू करना क्यों है। तो भाई साहब हम जानते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, सोवरन कॉन्स्टिट्यूशंस इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच इज़ द सोवरन इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ ना तो पार्लियामेंट सोवरन है, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना ही कोई ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोई भी सोवरन नहीं है। सोवरन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन किसको सोवरन बनाता है, पावरफुल बनाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल के वर्डिंग पता है ना आपको। तो लोग जिनको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, तो वही क्या है, हमारी कंट्री के अंदर सोवरन है। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही पूरी कंट्री रन हो रही है। इसीलिए कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये चीज़ें इंश्योर करना जुडिशरी का काम है, थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट, और वही जुडिशियल रिव्यू के थ्रू किया जाता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए किन किन चीज़ों को लेके अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो अगर डॉक्ट्राइन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो यहाँ कहाँ से ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अगर हम बात कर दें, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं एक जजमेंट से निकल के आया था। कब, 1803 के अंदर। 1803 के अंदर यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है, उसके अंदर एक केस आया था जिसका नाम था मार्बेरी वर्सेस मेडिसन, केस ऑफ 1803। उसके अंदर द देन चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यूएसए की फेडरल कोर्ट, कौन थे, जॉन मार्शल थे। उन्होंने ये डॉक्ट्राइन दी थी। कौन सी डॉक्ट्राइन, जुडिशियल रिव्यू की। तो ये केस आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1803 में भाई मेडिसन वर्सेस मार्बरी का केस देखने को मिला था, जिसको उस समय के जो चीफ जस्टिस थे यूएसए की फेडरल कोर्ट के, जॉन मार्शल, उन्होंने इस जजमेंट्स के थ्रू क्या जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और इसी के थ्रू कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया के अंदर भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ के अंदर ये बताई गई है चीज़ें। किस चीज़ को लेके, जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन है वेरियस आर्टिकल्स के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, नहीं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वेरियस आर्टिकल्स हम आगे देखेंगे उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया है कि क्या पावर है, किसकी पावर है। तो हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर हाई कोर्ट के पास भी देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी देखने को मिलती है। दोनों कोर्ट्स के पास हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर देखने को मिलती है।
सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने वेरियस जजमेंट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू जो है उसको भी क्या बनाया, कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को पार्लियामेंट जो है यानी कि लेजिस्लेचर जो है वो स्नेच नहीं कर सकती। तो रिमेंबर, जुडिशियल रिव्यू इज़ ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है यानी कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये कैसे पता चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके जजमेंट के थ्रू बताया था। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कोई इंट्रो टाइप के अंदर जुडिशियल रिव्यू का। देखिए, अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कि भाई मीनिंग क्या होती है एक्चुअल में, मतलब क्या है जुडिशियल रिव्यू का, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। भाई कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, लेजिस्लेचर्स के कोई भी लॉज बनाए गए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने कोई लॉज बनाए हैं, उनको एग्जामिन करना और देखना वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है तो उनको क्या करना, कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू करके उनको अलाउ करना, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है यानी कि दैट आर वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनको क्या करना, इनवैलिड करार देना। ये सारी भी पावर किसके अंदर आ जाती है, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास देखने को मिलता है। हमारे जो जस्टिस थे जिनका नाम था सैयद शाह मोहम्मद कादरी, उन्होंने क्या कहा था कि भाई उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये तीनों पार्ट कौन कौन से थे, भाई जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट कौन करती है। रिसेंटली हमें देखने को मिला 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या किया गया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर 33% वुमेंस को रिजर्वेशन दिया गया। तो ये जो 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और इससे पहले जो 105 हो चुके हैं, वो जो हैं होने के बाद जो कि पार्लियामेंट करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं, तो वो भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है कहीं ना कहीं, एज पर द फॉर्मर जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, और कोई सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर्स जो बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, तो उनका भी जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं पॉसिबल है, और ये कहीं ना कहीं स्कोप में आता है जुडिशियल रिव्यू के एज पर जस्टिस। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन और स्टेट, भी यूनियन और स्टेट के एग्जीक्यूटिव ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं एक्शंस लिए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू होता है। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस सैयद शाह कादरी के जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं ना कहीं इतने टाइप के अंदर कैटेगराइज किया गया है इनके द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं मोर और लेस क्या एक ब्रॉडर डेफिनेशंस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस केसेस के अंदर अलग अलग रूलिंग अपनी दी है। जैसे कि हम बात करें 1967 का गोलकनाथ केस, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल के अंदर कि भाई मेन जो कहीं ना कहीं जजमेंट था अंडर द गोलकनाथ केस क्या था कि भाई फंडामेंटल राइट जो है कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ये रूलिंग थी इसकी मेन। इसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन केस, जो इंदिरा गांधी ने 14 अलग अलग बैंकों को मर्ज करके नेशनलाइज किया था, अराउंड 14 बैंक, तो उससे रिगार्डिंग जो केस था वो भी जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा था। प्रिवी पर्स एबोलिशन केस था 1970 का, ये भी कहीं ना कहीं क्या बात कर रहा था, ये केस जो है इसके अंदर भी जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया है। केशवानंद भारती केस तो लैंडमार्क जजमेंट है ही 1973 का, फिर मिनर्वा मिल केस एंड सो ऑन, बहुत से ऐसे केस है जिसके अंदर कहीं ना कहीं क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें इंडिकेट की है, क्या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का यूज़ किया है ये वेरियस केसेस के अंदर, और अलग अलग टाइप के जजमेंट दिए हैं। तो एग्जांपल पूछा जाए किन किन केसेस के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। इसके अलावा हमें पता है 2015 के अंदर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और एनजेक का कॉन्सेप्ट लेके आई थी पार्लियामेंट 2014 में, दोनों को विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या किया था, नल एंड वॉइड यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ये क्या थे, तो हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। ये क्या थे भाई, जजों को अपॉइंटमेंट करने के लिए कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2014 के अंदर ये किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जजों की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का यूज़ करके की, या एग्जीक्यूटिव का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे 6 मेंबर्स की कमेटी थी, उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों आ रहे थे। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2015 के जजमेंट के थ्रू कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशरी को वायलेट करेगा, इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसके थ्रू किया, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज़ करके ही कहीं ना कहीं किया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस, जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। हमने बात की
किस लिए इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से, तो रीज़न क्या हो सकते हैं, टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जुडिशियल रिव्यू है, इसीलिए पार्लियामेंट क्या है, कोई भी लॉ बना रही है तो उसका रिव्यू कर रही है कौन, सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस का वायलेटिव है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। 2015 का जो रिसेंट हमने केस देखा, एनजे को 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या किया, नल एंड वॉइड किया, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करना, ये भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। इसके अलावा टू मेंटेन द फेडरल इक्विलिब्रियम, सेंटर स्टेट जो है दोनों के बीच, दोनों को क्या है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पावर्स दी गई है, तो स्टेट की पावर को सेंटर स्नेच ना करे, ये भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या करता है, जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन, आर्टिकल 32 राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, इंश्योर करती है थ्रू द जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें कि भाई ये जो जुडिशियल रिव्यू इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये क्या करती है, जुडिशरी को पावर देती है, और वो पावर होती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे सुप्रीम रखना है। कोई भी स्टेच्यूट है, लॉज हैं, वो क्या होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, एनफोर्स किए जाएंगे एंटायर कंट्री के अंदर। अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन express provisions for the judicial review of the legislations as well as for the protections of the fundamental right. Judicial review is most important. इसके अलावा अगर हम बात करें, एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट जो है ना एग्जिस्ट एंड आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हैज़ ऑल्सो टू बी एक्सरसाइज विद इन द व्यू ऑफ द गारंटेड अफोर्डेड बाय दीज राइट्स आर नॉट कॉन्ट्रावेंट। तो भाई जुडिशियल रिव्यू है तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंश्योर कर रहा है कि कोई भी अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रावेन ना करें। अगर वो ऐसा करता है तो बाय द मीन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो क्या हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कंट्री में क्या है, एकदम सुप्रीम ब्लैक्स है, एक परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि क्या करता है, जो कहीं ना कहीं ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं हमको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सभी को क्या करता है, चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है, सभी को कहीं ना कहीं लिमिट करता है उनकी पावर को, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीनों ऑर्गन्स क्या करते हैं, अपनी पावर को डिराइव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट ये तीनों नहीं जा सकते, और ना ही हमारे देश के अंदर कोई भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, 4th ऑर्गन ऑफ द स्टेट मीडिया, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन शॉर्ट क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है इनकी पावर को, अथॉरिटी को, ताकि कल को एग्जीक्यूटिव डिक्टेटर ना बन जाए। लेजिस्लेचर है वो भी कुछ ऐसे लॉज पास ना कर दे जो उनके फेवर में हो, और जुडिशरी भी इतनी सुप्रीम ना हो जाए जो क्या कर रही, कॉन्स्टिट्यूशंस को भी नहीं देख रही है, ना लेजिस्लेचर्स की पावर को देख रही है, ना एग्जीक्यूटिव। तो वो भी चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, बाय द मीन्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। ऑलराइट, इसके अलावा ये कोर्ट जो है वो क्या है, अल्टीमेट इंटरप्रिटेटर है कॉन्स्टिट्यूशंस के, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड दिस कोर्ट इज असाइन द डेलिकेट टास्क टू डिटरमाइनिंग व्हाट इज द पावर कन्फर्ड ऑन द ईच ब्रांच ऑफ द ऑर्गन। चेक बैलेंस कैसे करें भाई, एग्जीक्यूटिव की पावर ये है, लेजिस्लेचर की पावर ये है, इंश्योर कौन करेगा, तो जुडिशरी करेगी, इनको ये पावर दी गई है। और ये पावर जुडिशरी करेगी, इसका मतलब इनडायरेक्टली कौन करेगा, जुडिशरी में कौन बैठते हैं, जजेस बैठते हैं, और उनकी ये ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि भाई कोई भी लॉज है उसको वैलिडेट करना, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, तो उसको इंश्योर करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये भी क्या है, जुडिशरी की ड्यूटी ही देखने को मिलती है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव बीन एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ द अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज़ें, और इंटरप्रिटेट करना कोई भी लॉ को, रूल्स रेगुलेशंस का, वो इसके अंदर आता है, किसके अंदर, जुडिशियल पावर और जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के फाउंडिंग फादर थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने ये प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया था, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को। किस लिए, टू बैलेंस ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को बैलेंस करने के लिए सेंटर स्टेट के बीच में एक बैलेंसिंग पावर होनी चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या किया था, मेंशन किया था जुडिशियल रिव्यू को। ये कहीं ना कहीं एक यूज़फुल वेपन माना जाता है जो कि अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंश्योर करता है कि एवरी पर्सन इंजॉय द इक्वालिटी, लिबर्टी एंड द फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड हेल्प टू क्रिएट द हेल्दी नेशनलिज्म। ये ही पावर इंश्योर करने का काम करती
हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके हमारे फाउंडिंग फादर थे, उनकी एस्पिरेशंस थी, उसको भी फुलफ़िल करने का काम जो है कहीं ना कहीं ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही किया जा रहा है, जुडिशरी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तो वो क्या इंश्योर कर रहा है कि कोई ऐसी डिक्टेटरशिप ना हो जो लिमिट कर रहा है पावर ऑफ पार्लियामेंट, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इसको इंश्योर किया जाता है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ऑलराइट, अब देखते हैं हम कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू की। कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो फेरा जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, वेरियस आर्टिकल्स जो हम देखेंगे जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली ऐसा बताते हैं भाई हाँ जुडिशियल रिव्यू तो है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, दोनों के पास है। रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू कर सकती है वेरियस लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस का, हाई कोर्ट भी उसको इंटरप्रिटेट कर सकता है बाय द मीन्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ऑलराइट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो है इसका explicitly यूज़ नहीं किया गया, बट वेरियस आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द आर्टिकल्स विच इंडिकेट दैट जुडिशियल रिव्यू इज़ देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। एंड किस किस के पास पावर्स है इस जुडिशियल रिव्यू के? तो रिमेंबर, हाई कोर्ट के पास भी है। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, बट ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ऑलराइट, देखिए हम देखते हैं कौन कौन से प्रोविजन हैं जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्टली आर्टिकल 13 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्टिकल 30 क्या करता है, डिक्लेयर दैट ऑल द लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन द डिरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। भाई फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा लॉज नहीं होगा या कोई भी ऐसा लॉज बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, हटाता है, तो वो क्या होगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 13। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं तो ये गारंटी करता है कहीं ना कहीं, हमें पता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, फंडामेंटल राइट में हम डिटेल में देख चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ रीट इशू करने की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो क्या कर सकती है अंडर आर्टिकल 32, अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशंस होता है तो वो डिफरेंट 5 टाइप की रीट इशू कर सकती है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। इसके अलावा आर्टिकल 133 या 131 देखने को मिलता है हमको। ये आर्टिकल्स किसकी बात करता है, ये प्रोवाइड करता है फॉर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सेंटर स्टेट एंड द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। भाई सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो रहा है, दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको चेक करने की पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 131, जिसको हम कई बार क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 132 की बात करें जो कि प्रोवाइड करता है फॉर द एपीलेट जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केस। भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील करके कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो है उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी क्या अपील की जा सकती है, तो आर्टिकल 132 इसकी बात करता है। 133 किस चीज़ की बात करता है, एपीलेट जुरिस्डिक्शंस की। 134 की अगर हम बात करें तो 134 बात करता है प्रोवाइड फॉर द एपीलेट जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द क्रिमिनल केसेस। 133 सिविल केस में अपील की बात करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जबकि 134 जो है वो क्रिमिनल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील की जा सकती है उसकी बात करता है। अगेन अब अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या, रिव्यू ही करेगा केस को ऑब्वियसली, जो लोअर कोर्ट से दिए गए। इसके अलावा 134A की बात करें आर्टिकल, तो वो क्या करता है, इट डील्स विद द सर्टिफिकेट फॉर द एपीलेट टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट। भाई हाई कोर्ट से कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाना है ऑब्वियसली, तो उसके लिए हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सर्टिफिकेट देके हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने की पावर अंडर आर्टिकल 134A हमें देखने को मिलती है। और ए मेंशन किया गया यानी कि ऑब्वियसली ये ओरिजिनली नहीं था, इसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 135 तो बात करता है सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो एक्सरसाइज करे अपने जुरिस्डिक्शंस का, अपनी पावर का ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर द एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि 1950 26 जनवरी 1950 के पहले की कोई भी ऐसी ट्रीटीज़ लॉज हैं तो इस आर्टिकल के तहत वो अपनी पावर का यूज़ करके उन चीज़ों के रिगार्डिंग क्या कर सकती है, अपनी कहीं ना कहीं एडवाइस के फॉर्म में चीज़ें दे सकती हैं। किसको, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अंडर आर्टिकल 143। देखिए कुछ और आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल 136 जो कि बात कर रहा है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऑथोराइज देता है टू ग्रांट द स्पेशल लीव टू द एपीलेट फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो भाई स्पेशल लीव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है,
उनकी एक्सप्लिसिट पावर देखने को मिलती है, ओरिजिनल पावर, तो ये अंडर आर्टिकल 136 हम लोग लास्ट लेक्चर में ही देखा था। अगर आपको स्पेशल लीव पिटीशन से रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो लास्ट लेक्चर को आप रिफ़र कर सकते हैं। ये क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो कोई भी लोअर कोर्ट है, कोई ट्राइब्यूनल्स है, वहाँ से केस को अपने पास ले सकता है। वो उसको क्या अंडर ट्रायल केस को, कंप्लीट केस को भी अपने पास लेके करके रिव्यू कर सकता है। तो ये पावर हमें 136 आर्टिकल 143 पता है हम क्या करते हैं। इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल या कुछ अलग लीगल मैटर्स के रिगार्डिंग भी क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है। अगेन जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी वो क्या होती है, सिर्फ एडवाइजरी इन द नेचर होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। आर्टिकल 226 की बात करें जो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट जो हैं उसके वायलेशंस के लिए क्या कर सकती है, रीट इशू कर सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है अंडर आर्टिकल 226। इसके अलावा आर्टिकल 227 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करती है, हाई कोर्ट को अगेन पावर देता है और टू सुप्रिटेंड करना, उनके अंडर में जितनी भी लोअर कोर्ट्स आती है उन सभी को सुप्रिटेंड करना। अलग अलग टाइप के जो ट्राइब्यूनल्स आते हैं उनको क्या करना, सुप्रिटेंड्स करना। वो सारी पावर किसके हाथ में है, तो हाई कोर्ट के हाथ में है अंडर आर्टिकल 226। इसके अलावा 245 की अगर हम बात करते हैं या 227 की बात करते हैं जो हाई कोर्ट को पावर देता है, ऑब्वियसली जो लोअर कोर्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको सुप्रिटेंड करने का। अगर आर्टिकल 245 की बात करें तो आर्टिकल 245 क्या बात करता है, इट डील्स विद द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेशंस ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट ने कोई लॉ बनाया तो वो स्टेट की बाउंड्री, टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस या टेरिटोरियल एक्सटेंशन उसका विद इन स्टेट होगा। भाई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो भाई इंडिया की एंटायर बाउंड्री के ऊपर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा। और उसको चेक्स एंड बैलेंस कौन करेगा, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा आर्टिकल 246 की बात करें तो ये डील्स करता है विद द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की बात करता है आर्टिकल 246। इसके अलावा 251 एंड 254 की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है दैट इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ एंड द स्टेट लॉ शैल बी वॉइड। तो 251 और 254 ये बात करते हैं भाई सेंट्रल लॉ है या स्टेट लॉ है, दोनों के केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर का जो लॉ है वो क्या होगा, प्रिवेल होगा और स्टेट का लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 251 एंड 254। तो हमने बात की थी भाई हमारा फेडरलिज्म ये है जहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं यूनियन के टुवर्ड्स हमारा इंक्लिनेशन देखने को मिलता है। इसीलिए तो क्वाज़ी फेडरल जहाँ पे स्टेट कहीं ना कहीं सेंटर जो है, यूनियन जो है वो क्या है, मोर पावरफुल है। कैनेडियन मॉडल हमने लिया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल 372 की बात करें जो डील करता है विद द कंटिन्यूएशन इन द फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। भाई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनके कंटिन्यूएशंस की बात करता है आर्टिकल 372। तो ये कुछ हमें क्या देखने को मिलते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या है, जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो स्कोप क्या है भाई, कार्य क्षेत्र कितना है। अगर जुडिशियल रिव्यू होगा तो वो कितने एरिया के अंदर कितने कितने एक्सटेंशन, टेरिटोरियल एक्सटेंशन उसका क्या होगा, तो ये होता है स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है इसका स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंदर, क्या है स्कोप। तो देखिए सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें हम लोग, लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट हो या फिर एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर हो, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इन द हाई कोर्ट, दोनों के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। किन ग्राउंड के ऊपर, तो 3 ग्राउंड के ऊपर कोई भी ऐसा लॉज बनाया जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा या कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर पास किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो उनको इन 3 ग्राउंड पे क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है बिफोर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ये 3 ग्राउंड क्या होंगे, सबसे पहला इफ़ इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट। भाई फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के अंदर मेंशन किए गए उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली चैलेंज करेंगे हम लोग। इट इज़ आउटसाइड द कंपेटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट। भाई लेजिस्लेचर है उसका काम एग्जीक्यूटिव ने कर दिया तो भी उसको चैलेंज किया जाएगा। भाई एग्जीक्यूटिव है उसका काम लेजिस्लेचर कर रही है, लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कार्यक्षेत्र से अपने स्कोप से बाहर जा रहे हैं। अपनी जो पावर है उसका कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, एक्सटेंड अपने जो स्कोप से बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ भी क्या है, उस भी केस को क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के लिए। इसके अलावा इट इज़ रिपनगेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं है, हट रहा है उससे, आउटसाइड जाके काम कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, लॉज है, रूल्स रेगुलेशन, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर लिया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ क्या होती है, कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि देखिए ये तीनों चीज़ों से हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो हैं
किसका, इंडिया के अंदर जो जुडिशरी है उसका कहीं ना कहीं क्या है, नेरोवर है। नेरोवर है सर, इतना तो है, बट ये नेरोवर है, खाली ये 3 ही केसेस है ना। नेरोवर किससे, अब नेरोवर तो ऑब्वियसली हम नेरोवर बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी का ब्रॉडर होगा, उससे ही कंपेयर करके बोले जी हाँ। अगर हम यूएसए की सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसका जो स्कोप है कहीं ना कहीं वो क्या है, बहुत ही ब्रॉडर है। ऑल्दो यूएसए यानी कि अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर यूएसए की जो जुडिशरी है, टॉप जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी, उसके अंदर उनकी जो रोल है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं की गई है। बट ये कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी रिव्यू है वो क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे प्रोविज़न है, उनके बेस हैं, उनकी जुडिशरी का बेस है ये। तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन जो है और अमेरिका की जुडिशरी कहीं ना कहीं किस पे काम करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। जबकि हमारी जुडिशरी मोर और लेस, इंडियन जुडिशरी जो है वो किस पे काम करती है, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ, पता है हमें। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है अगेंस्ट दैट ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशरी काम करती है, वो चीज़ें क्या हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है भाई, लॉ होना चाहिए, लॉ वैलिड होना चाहिए, और साथ ही साथ लॉ जो है उसके पीछे का इंटेंशन जो है ना वो भी क्या होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर ही होना चाहिए। ये तीनों ग्राउंड फुलफिल होते हैं तो वो प्रोसेस जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जाती है। यानी कि सब्सटेंटिव ग्राउंड्स होना चाहिए ऑफ बीइंग अनलॉफुल, साथ ही साथ प्रोसीजर भी फॉलो होनी चाहिए और प्रोसीजर भी अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे। क्लियर है। जबकि इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ, मोर और लेस बोल रहा हूँ, किन किन केसेस के अंदर जुडिशरी क्या करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी फॉलो करती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सप्लिसिटली कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज बाय द लॉ के ऊपर भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ केसों में। पर अमेरिका की जो जुडिशरी वो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चलती है कहीं ना कहीं। तो ओनली हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंटिव क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं, हम खाली सब्सटेंटिव क्वेश्चंस ऑफ द लॉ का एग्जामिन करते हैं, हमारी जुडिशरी के द्वारा किया जाता है, ना कि कहीं ना कहीं रीजनेबलनेस को भी चेक करें। तो ये चीज़ें अमेरिका में एक्सप्लिसिटली इसीलिए बोला जाता है कि भाई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो जुडिशरी है उसको क्या है, इमेंस पावर दी गई है। जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या है, तो वहाँ की पार्लियामेंट को इमेंस पावर दी गई है। तो हमारी जुडिशरी जो है उसके पास यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो पावर दी गई है जुडिशरी को, उतनी ब्रॉडर पावर भी नहीं है। इसीलिए हम लोग यूएसए, कहीं ना कहीं यूएसए की जो जुडिशरी है उसको थर्ड चैम्बर भी कहा जाता है ऑफ द लेजिस्लेचर्स, कहीं ना कहीं सुपर लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, आर्बिटर ऑफ द सोशल पॉलिसी भी कहा जाता है। किसको, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट यानी कि फेडरल कोर्ट को। क्यों ऐसा, क्योंकि इमेंस पावर है। जबकि इंडिया में तो ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट करता है कहीं ना कहीं जुडिशरी को कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो आपने ही लेके आए हो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं क्या है, हमारी पावर, हमारी जुडिशरी की पावर अमेरिकन जुडिशरी से कम है। जबकि हमारी जुडिशरी, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसके पास ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उतनी जितनी भी कहीं ना कहीं क्या है, उतनी पावर भी नहीं है। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो क्या करता है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी पावर को लिमिट करता है। तो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, दोनों का सिंथेसिस देखने को मिलता है। यानी कि फेडरलिज्म विद द डिवीजन ऑफ पावर, द फंडामेंटल राइट एंड द जुडिशियल रिव्यू, इन सब चीज़ों के अंदर क्या देखने को मिलता है, इंडिया में सारी चीज़ों का सिंथेसिस देखने को मिलता है। कि भाई अमेरिकन कोर्ट जैसा हमारी कोर्ट जो है इतनी मोर पावरफुल भी नहीं है, जबकि हमारी ब्रिटेन जुडिशरी की जैसे कि ब्रिटेन की जो जुडिशरी है उतनी हमारी वीक जुडिशरी भी नहीं है। दोनों का सिंथेसिस है, दोनों के मिडल में कहीं रह के हमारी जुडिशरी क्या करती है, कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं हम 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल है क्या, तो इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में लाया गया था। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1951 के अंदर, तो इसके अंदर आर्टिकल 31B जो है वो इंस्टॉल किया गया था और 9th शेड्यूल जो है वो क्या किया गया था, लाया गया था। इस 9th शेड्यूल्स के अंदर क्या बात की गई थी कि भाई देखिए इस 9th शेड्यूल को लाने का मेन पर्पस क्या था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि देखो हम ऐसे कुछ लॉज बनाएंगे, वो जुडिशरी के पास जाएंगे, जुडिशरी उसको इंटरप्रिटेट करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी और क्या कर देगी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हुए तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। बट वो उससे बचने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, कब, 1951 में। उसमें उन्होंने आर्टिकल 31B ऐड किया और बी ऐड करने के साथ साथ 9th शेड्यूल भी ऐड किया।
अब 9 शेड्यूल्स के अंदर कैसे प्रोविज़न थे इसके अंदर कि भाई जो भी लॉ 9 शेड्यूल में रख देंगे वो क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाएगा, यानी कि उसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और 9 शेड्यूल में एंटर रख दिया उस लॉ को, एक्ट को, तो क्या हो गया, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रोविज़न लाया गया था कब, बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। जब ये लाया गया था इनिशियली इसके अंदर ऐसे 13 एक्ट्स रखे गए थे, और प्रेजेंटली आप देखेंगे इसको तो इसमें 282 अलग अलग टाइप के एक्ट्स एंड रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो इसमें रखे गए। कितने, 282 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इनिशियली 13 और प्रेजेंटली 282 के समथिंग इसके अंदर लॉज रखे गए हैं। तो ऑब्वियसली पता चल गया 9 शेड्यूल के अंदर कोई भी ऐसे लॉज रख दिए तो वो क्या हो जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो जाएंगे, यानी कि उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी वो परमानेंट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसे प्रोविज़न किए गए थे। प्रेजेंटली 282 लॉज देखने को मिलते हैं। इनिशियली 13 एक्ट से इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस थे, अभी 282 है। अब ये चीज़ें चलती आती है भाई, 1951 से चली आई, और एक केस आया 1973 के अंदर जिसको हम लोग लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं। 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7:6 के प्रपोजन से क्या दिया था, जजमेंट दिया था। 7 फेवर में 6 अगेंस्ट में थे। और ये हमारा लैंडमार्क केस कौन सा था, केशवानंद भारती केस 1973 का। अब 1973 के अंदर क्या किया गया, इसको थोड़ा लिमिट किया गया। 9 शेड्यूल के अंदर जो एक्सट्रीम पावर लेजिस्लेचर को दे दी गई थी उसको थोड़ा लिमिट कर दिया गया, और लिमिट करके क्या बोला गया कि भाई देखो आप लोगों ने क्या किया, 1951 में 9 शेड्यूल लेके आए और लॉज उसके अंदर एंटर कर दिए, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने की 1973 तक। 1973 में जुडिशियल ने, आप लोगों ने मतलब पार्लियामेंट ने, 1973 में जुडिशरी ने क्या किया, लैंडमार्क जजमेंट दिया। कौन सा, केशवानंद भारती केस। उसके अंदर बोला गया कि भाई देखो ये जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 के अंदर। तो जुडिशरी ने क्या बोला, देखो इससे पहले के जो भी केसेस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस यानी कि अराउंड 282 आप लोगों ने बना के 9 शेड्यूल के अंदर रखे, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे हम। बट ये केस आ गया 24 अप्रैल 1973। इसके बाद जो भी क्या करोगे आप, ऑर्डिनेंस पास करोगे, रूल्स रेगुलेशन एक्ट पास करोगे, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा कंपलसरी। क्यों, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो भी डिक्लेयर कहीं ना कहीं कर दिया था। तो 24 अप्रैल डेडलाइन है, याद रखना 24 अप्रैल 1973, जिस दिन क्या होता, केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। तब से जो भी लॉज बना के 9 शेड्यूल में भी डालोगे तो उसका भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये चीज़ें कंफर्म है, इनकी चीज़ों का याद रखना है। एक केस था वामन राव केस ऑफ 1980, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि द वेरियस एक्ट एंड द रेगुलेशन इंक्लूडेड इन द 9 शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर वैलिड ओनली इफ़ दे डू नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें कंफर्म की थी वामन राव केस ऑफ 1980 में जुडिशरी ने कि भाई 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो लॉज होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, तभी क्या होंगे, वो कंटिन्यू रह पाएंगे, यानी कि उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। अगेन एक केस आता है हमारा IR कोलेहो केस ऑफ 2007। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से ये चीज़ें दोहराई थी कि कहीं ना कहीं क्या है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस डेडलाइन के बाद में जो केसेस आएंगे उनका कहीं ना कहीं केसेस आएंगे या एक्ट रूल्स रेगुलेशन 9 शेड्यूल में भी भले रखे जाएं, उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ब्लैंकेट इम्यूनिटी किसी को भी नहीं मिलेगी, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ये है कि भाई कोई भी लॉ बनाओ भले 9 शेड्यूल में रखो पर उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये डेडलाइन याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973। इसके बाद जो भी एक्ट बनाए गए लेजिस्लेचर के द्वारा, रूल्स रेगुलेशन पास किए गए एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। इससे पहले के हैं उनका नहीं होगा। और पहले कितने ऐसे 282 एक्ट हैं, याद रखना, एक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ऑलरेडी इसमें पड़े हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर्स उसमें भी खास करके आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 अगेन इक्वालिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है, ये कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात करता है कहीं ना कहीं। आर्टिकल 15 बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये तो खास करके ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनका तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट स्टेटस हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि भाई जुडिशियल रिव्यू इवन 9 शेड्यूल है उसका भी पॉसिबल है। अब ये जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी इस जजमेंट के अंदर, तो
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्या की थी, नोट की थी कुछ चीज़ें जो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू से ही रिलेटेड है। जैसे कि पहली चीज़ ये बात की थी भाई, कोई भी ऐसा लॉ है जो पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्ट, उसको सीधी सी बात है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, भले 9 शेड्यूल में ऐड कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टेस्ट की बात की थी इसके अंदर जिसको डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड डायरेक्ट इफेक्ट टेस्ट बोला गया था। इसमें जुडिशरी चेक करती थी कि भाई कोई भी आप ऐसे एक्ट रूल्स रेगुलेशन ला रहे हो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है और उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है या शॉर्ट टर्म क्या होने वाला है, तो ये चीज़ें चेक की जाएगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हो रही है, उसका इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए होता है तो गुड, वी अलाउ टू इम्प्लीमेंट थ्रू आउट द कंट्री, बट ऐसा नहीं है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। केशवानंद भारती केस रीड विद द इंदिरा गांधी केस, तो उसके अंदर ये वैलिडिटी बताई दी थी कि ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी जज ऑन इट्स ऑन मेरिट के हिसाब से हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जज किया जाएगा इंडिपेंडेंटली और इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो परफॉर्म कराया जाएगा। 24 अप्रैल 1973 की डेडलाइन है, उसके बाद के जितने भी ये क्या है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होगा, जिसमें भी आर्टिकल 14, 19, 21 ये एक्सप्लिसिटली है, इनका तो वायलेशन होना का सवाल ही नहीं उठता, तो ये चीज़ें तो इंश्योर करना ही है। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनका फॉलोअप होना ही चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट एंड वेरियस प्रोविजंस। इसके अलावा जस्टिफिकेशन फॉर द कन्फरिंग द प्रोटेक्शन नॉट ब्लैंकेट प्रोटेक्शंस। ऑलरेडी भाई ब्लैंकेट प्रोटेक्शन तो जुडिशरी की जो है वो किसी को भी नहीं देगी, ना एग्जीक्यूटिव को ना लेजिस्लेचर्स को, तो ये चीज़ें फिक्स हैं। जुडिशल रिव्यू का यूज़ करके क्या करेगी वो, उसका रिव्यू करेगी ही करेगी। राइट टेस्ट होने ही वाला है, एसेंस है कहीं ना कहीं किसकी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इंदिरा गांधी केस के अंदर ये चीज़ें हेल्ड की गई थी। इसके अलावा बात करें आर्टिकल 21 की, 14 की, 19 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्या है एक एसेंस बताते हैं ऑफ द राइट एंड द राइट टेस्ट परफॉर्म करके कोई भी ऐसा लॉज होता है तो उसको कहीं ना कहीं क्या है जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। ये आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं वो भी चेक किया जाएगा। और दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, ये फंडामेंटल राइट भी और जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, ये चीज़ें बताई गई। इसके अलावा एक्शन टेकन इन द ट्रांजेक्शन फाइनलाइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी ओपन टू द चैलेंज। भाई ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो भी चीज़ें की जाएगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और हायर बेंच के थ्रू तो चैलेंज किया भी जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो 9 शेड्यूल से रिलेटेड थी। अभी भी 9 शेड्यूल ये प्रेजेंट है, बट यस 9 शेड्यूल में आप डालो कोई भी एक, बट उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। 24 अप्रैल 1973 डेडलाइन हमें याद रखनी है। टेबल नंबर 27.1 के अंदर आपको दिया गया है कि भाई ये जो डेडलाइन थी 24 अप्रैल 1973, इससे पहले कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट जो हैं वो किए गए, कितने आर्टिकल्स जो हैं, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कितने आर्टिकल एंटर कराए गए। तो भाई इसके पहले जो है वो 4 टाइप के अमेंडमेंट किए गए थे, एक तो फर्स्ट, एक फोर्थ, एक 7th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके पहले किए गए, तो ऑब्वियसली इनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए गए जिसके थ्रू वेरियस आर्टिकल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे कि 34th ले सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 47, 66, 76 एंड द 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, जो कि क्या किया गया था आफ्टर दिस जजमेंट कराया गया था, तो ऑब्वियसली उनका जुडिशियल रिव्यू तो होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर जुडिशियल रिव्यू, चैप्टर नंबर 27। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।